गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाली लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कंपनी रूल। इस वाली लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्राउन रूल। क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 से 1946। क्राउन रूल का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज का मतलब कि कंपनी रूल खत्म। कंपनी रूल खत्म मतलब कंपनी के सारे पावर्स, टेरिटरी किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में है। अब इससे क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आएगा? पहला चीज, कंपनी खत्म मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म। बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म। एबोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो 1853 के चार्टर एक्ट से ही खत्म हो गया था, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब रिक्रूट कैसे हो रहे थे? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उसको जो पास करेंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे। ये 1853 चार्टर एक्ट में ही आ गया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का तो काम खत्म। कंपनी पे, कंपनी का जो भी इस पे पावर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे, कि कंपनी अपने अपने लॉ से रिक्रूट करती थी डायरेक्टर्स को, वो तो खत्म हो गया 1853 में ही। अब 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म हो गया। अब दोनों दोनों ब्रिटिश के हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करके क्या बनाती है? एक नया ऑफिस बनाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या बना? एक नया ऑफिस बना। और इसको असिस्ट कितने लोग करेंगे? 15 ऑफिशियल, 15 मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। एक काउंसिल ऑफ इंडिया बना। कहां पे? लंदन में, इंग्लैंड में। उससे कितने मेंबर्स होंगे? 15। और ये किसको असिस्ट करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। कौन खत्म हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल खत्म हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कह लो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस था वो कन्वर्ट हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया में। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने मेंबर्स थे वो काउंसिल ऑफ इंडिया बन गया। ऐसे कह सकते हैं आप। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कोई होगा ऑफिस प्रायर टू 1858, वो क्या बन गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बन गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और मेंबर्स होंगे प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होंगे पहले प्रायर टू 1858, वो क्या बन गए? 15 मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया बन गए। ये था सबसे मेजर चेंज। कंपनी के पावर्स, टेरिटरी सब कुछ शिफ्ट होके किसके पास आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया। इन द नेम ऑफ क्वीन, रानी के पास चला गया। दूसरा, गवर्नर जनरल। पहले क्या था? 1858 से पहले गवर्नर जनरल होते थे ऑफ इंडिया। अब ये किसमें है? अब ये क्या हो गए? अब कंपनी खत्म, गवर्नर जनरल खत्म। अब क्या शुरू? वाइसरॉय। वाइसरॉय इंडिया में एक्सक्यूट करेगा किन के फंक्शंस को? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये पॉलिसीज बनाएंगे। एक्सिक्यूट कौन करेगा? वाइसरॉय इंडिया में। रिपोर्ट कौन देगा वाइसरॉय इंडिया का? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहां बैठेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कैबिनेट में बैठेगा, ये ब्रिटिश कैबिनेट में बैठेगा, ये मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये होगी बात। ये 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका टाइटल क्या था? एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस इन इंडिया। ये जो बेटर है, लक्ष्मीकांत में गुड दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये बेटर होगा, इसको करेक्शन कर लेना। बेटर गवर्नेंस इन इंडिया, लक्ष्मीकांत में करना करेक्शन, बेटर होगा, गुड गवर्नेंस नहीं होगा, बेटर गवर्नेंस। ये वर्ड का बस है, मतलब दोनों का एक। अब आओ 1861 काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले क्या होता है 1853 चार्टर एक्ट में क्या था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके मेंबर्स कितने थे? उसके 6 तो एक्सिक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें वाइसरॉय, कमांडर इन चीफ और 4 एक्सिक्यूटिव मेंबर्स, और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। इस 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक सुप्रीम कोर्ट, जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का एक चीफ जस्टिस सीजे चीफ जस्टिस होगा। दूसरा क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा। तीसरा क्या होगा? आगरा का एक रिप्रेजेंटेटिव, आगरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। चौथा बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक रिप्रेजेंटेटिव। पांचवा बॉम्बे का, और छठा मद्रास का। ये क्या था? कंपोजिशन था। ये क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये एक्सिक्यूटिव काउंसिल थी। हमेशा स्टूडेंट्स एक्सिक्यूटिव काउंसिल डिफरेंट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है? एक्सिक्यूटिव काउंसिल की जो के पास वीटो था कब तक? 1940 अगस्त ऑफर तक। उसके बाद फिर पावर बढ़ती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। आगे मैं बताऊंगा कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरकम करती है एक्सिक्यूटिव काउंसिल के पावर को, वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल के पावर्स को, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी क्या है? एक्सिक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल कितना? 6 है। एक खुद वाइसरॉय, एक खुद वाइसरॉय, एक खुद वाइसरॉय है, दूसरा कमांडर इन चीफ है, एक खुद वाइसरॉय है, दूसरा कमांडर इन चीफ है, प्लस 4 क्या है? एक्सिक्यूटिव मेंबर्स हैं। ये 1853 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है? 1853। 1861 में यही क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? 1861 में क्या बन जाता है? इंडियन इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1861 में ये क्या बन जाता है? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक मेंबर 1861 में ये एक एक्सिक्यूटिव काउंसिल ऐड हो जाता है। कब? 1861 में। और 1874 में एक और ऐड हो जाता है एक्सिक्यूटिव काउंसिल मेंबर, वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल मेंबर एक और ऐड हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 2 + 6 8 मेंबर्स। ये कब हुए? 1874 में। और 5 मेंबर्स कितने थे 1861 में? एक एक्सिक्यूटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया कब? 1874 में। ये टोटल कितने? 2 + 6
एक्सिक्यूटिव काउंसिल मेंबर अदर देन कमांडर इन चीफ एंड वाइसरॉय कितने थे? 6 थे। और 6 के पास क्या आ गया? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब एक एक डिपार्टमेंट इन 6 को दे दो। रिवेन्यू दे दो, रिवेन्यू दे दिया, मिलिट्री दे दिया, लॉ दे दिया, रिवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, होम अफेयर्स, सॉरी, होम अफेयर्स, ऐसे ही 2 और, रिवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, होम, 2 और हैं, ठीक है, वो देख लेना आप लोग। अब जैसे ही डिपार्टमेंट दिया आपने, 6 को एक एक दे दिया, 6 को दे दिया आपने एक एक, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? कैबिनेट। अब ये वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल क्या बन गया? कैबिनेट बन गया। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कैबिनेट नहीं बना, वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल बना कैबिनेट। और पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया? 1861 में। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हो गया। और वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल क्या बन गया? कैबिनेट। कैबिनेट भी कह लो, वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल भी ही कहते हैं हम लोग, वैसे कैबिनेट भी कह सकते हो। और 1861 में पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी थी? 6 थी। 1853 में कितने थे? 6 + 6 12 लेजिस्लेटिव असेंबली थी। टोटल गवर्निंग, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी की थी? 12 की थी। 6 इसमें वाइसरॉय प्लस कमांडर इन चीफ प्लस 4 एक्सिक्यूटिव काउंसिल थे। अभी ये कितना हो गया? ये 6 क्या हो गया? 8 हो गया है। 8 + 6 कितना? 14 1861 में थे। अब क्या हुआ? इस 6 में से इस 6 को क्या बढ़ा दिया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बढ़ा दिया गया? विधान परिषद को क्या बढ़ा दिया गया? लेजिस्लेटिव ये जो काउंसिल है इसको कितना बढ़ा दिया गया? 6 और 12 कर दिया गया इसको। ठीक है, अब ये कितने का बन गया? मैक्सिमम कितना बन सकता है? मतलब कि वाइसरॉय को ये पावर दी गई कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरशिप को बढ़ा सकते हैं। तो 8 तो एक्सिक्यूटिव काउंसिल हो गया, आज तो एक्सिक्यूटिव काउंसिल ये कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस जो ये जो 6 है इसको हम 6 तो पहले से है, इसको हम इंक्रीज 6 और कर सकते हैं। ये वाइसरॉय के पास ये पावर था, इसको हम 12 कर सकते हैं। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना हो सकता है? 12 मेंबर्स का। मतलब टोटल कितना हो सकता है? टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी हो सकती है? 8 + 12 20, ये मैक्सिमम। और 1861 में क्या होता है कि एक सर सैयद अहमद खान जो रिफॉर्मिस्ट थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वो रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन लाया इस्लामिक टीचिंग्स में। उन्होंने ये कहा कि मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है मदरसों में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्हीं ने की थी। तो सर सैयद अहमद खान ने यह कहा कि 1857 का रिवोल्ट इसलिए हुआ क्योंकि आपने इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह नहीं दी, इंडियंस अपनी बातों को रख नहीं पाए, और इस वजह से ये युद्ध हुआ 1857 का। ये किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने, बहुत पढ़े लिखे थे ये। शुरू में तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन लास्ट में 2 नेशन थ्योरी इन्होंने ही दिया था।
लास्ट में ये भी फिर मुसलमान के लिए, मुसलमान और हिंदू करने लगे, कम्युनल हो गए लास्ट में ये भी, सर सैयद अहमद खान। लेकिन इनके अच्छे काम भी हैं, रिफॉर्मर्स में आते हैं। रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय हिंदू के लिए थे, वैसे ही सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के लिए थे, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन लाने के लिए बात करी, वुमेन्स ट्रिपल तलाक के खिलाफ कहा, वुमेन एजुकेशन के बारे में कहा, वुमेन अपलिफ्टमेंट के बारे में कहा। तो सर सैयद अहमद खान ने यह कहा कि 1857 रिवोल्ट इसलिए हुआ क्योंकि अपने इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह नहीं दी। ये छह जो है, जो पहले 1853 चार्टर एक्ट में जो 6 लोग थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबरशिप 6 था, उसमें एक भी इंडियंस नहीं था, और इस वजह से ये युद्ध हुआ। ये किसका कहना था? सर सैयद अहमद खान का कहना था, और बिल्कुल सही कहना था। और इस चीज को, इनकी बात मानते हुए, प्लस 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, वो चीज को भी ध्यान में रखते हुए कि आगे ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो, आगे ऐसा कोई युद्ध ना हो, उन्होंने पहली बार 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबरशिप दिया 1861 में। 1861 में 3 इंडियंस को मेंबरशिप दिया। पहले कौन थे? बनारस के राजा, बनारस किंग, दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला, इनका नाम था नरेंद्र सिंह, और तीसरे थे सर दिनकर राव। बनारस के राजा सर देवनारायण सिंह, ये बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला नरेंद्र सिंह, और ये सर दिनकर राव। ये 3 इंडियंस को पहली बार क्या दिया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप दी गई। ये 1861 एक्ट है, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट है। अब इसमें एक और चीज है कि इसमें वाइसरॉय के पास एक और पावर आ गई थी कि नए प्रोविंसेस को वो घोषित कर सकता था। ये एक लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस है, ये लेजिस्लेटिव प्रोविंस को क्रिएट कर सकता था। जैसे कि अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है कि एक नया स्टेट को अपने ही अंडर, अपने ही इंडियन टेरिटरी में एक नई स्टेट को वो नाम दे सकता है, पहचान दे सकता है। उसी तरीके से जो ब्रिटिश पोजीशन जो था इंडिया में, इंडिया के पास, तो वो वाइसरॉय के पास ये पावर था कि वो एक नया प्रोविंस नामकरण कर सकता था। उसको एक 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 उसका अपना बाउंड्री होगा, एक टेरिटरी होगा उस प्रोविंस का। तो ये किसके पास पावर था? वाइसरॉय के पास एक पावर है। तो कौन कौन से नए प्रोविंस बने? पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, प्रोविंस, तीसरा बंगाल। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नहीं था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था। ठीक है, ये 1861 में 3 नए प्रोविंस बनाया गया, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और तीसरा बंगाल। ठीक है, ये 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट आपका खत्म होता है। अब ये जो चीज है, ये जो मैंने आपको बताया, ये बड़ी नई चीज थी कि 3 इंडियंस को पहली बार जगह दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसके कहने पे? सर सैयद अहमद खान के कहने पे। और ये तीन इंडियंस ये 1862 में पहले शामिल किया गया, और टोटल सीट्स कितनी थी? 12 थी। और 1892 आते आते तक 45 इंडियंस को मेंबर बनाया गया था। मतलब कि रिक्रूट किए, मेंबर बनाया, फिर उनका खत्म हो गया टर्म, फिर दूसरे इंडियंस को लिया गया। तो टोटल कितने? 45 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या? सेंट्रलाइजेशन कब सबसे पीक पे था ब्रिटिश इंडिया के पास? 1833 चार्टर एक्ट में। हमने गवर्नर ऑफ
बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों का पावर ही छीन लिया था। कब? 1833 चार्टर एक्ट में। बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था। कब? 1833 चार्टर एक्ट। अब सेंट्रलाइजेशन से हम लोग देख रहे हो, हम लोग सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहे हैं 1858 के बाद। 1861 में हमने पावर दे दी किसको? गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, कि इनके भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो बनाया गया। मद्रास और बॉम्बे को ये पावर दिया गया। वाइस रॉय ने क्या किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मद्रास और बॉम्बे को वापस से असेंबल किया, पावर दे दी, वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया। लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधान सभा होगा मद्रास और बॉम्बे का, जो भी होगा, जो भी गवर्नर होंगे वहां के, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे वहां पे, वापस से उनको पुनर्जीवित किया गया। कब? 1861 चार्टर एक्ट में। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं। 1833 में हम लोग बिल्कुल सेंट्रलाइज थे। 1861 में हम लोग डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं। हमने 3 नए प्रोविंस बनाए, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, बंगाल। हमने 3 इंडियंस को जगह दी, बनारस किंग, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव। और अब हमने लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान जो सभा होगा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, उसको भी रिकंस्ट्रक्ट दिया, उनको भी पावर दिया। मतलब कि वहां के गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को का अपना एक कानून होगा, अपने टेरिटरी में वो कानून कानून बना सकते हैं अपने लोगों के लिए, फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ये कब हुआ? 1861 एक्ट में। आगे बात समझ में? क्योंकि अगर तुम्हारे पास विधानसभा है तो तुम्हारे पास लॉज भी होंगे अपने खुद के। आई बात समझ में? ठीक है। अब आते हैं 1892 में। अब 1892 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को वापस से बढ़ा दिया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरशिप को और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। वो कितना हो जाता है? टोटल 16। पहले अभी कितना था? 12। अभी कितना था? 12। अब कितना हो जाएगा ये? 16। लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक्सिक्यूटिव काउंसिल अभी भी तुम्हारा कितना होगा? 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, जो कि 1861 में 5 था और 6 हो गया, 6 हो गया था एक्सिक्यूटिव वाइस रॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल, 6 हो गया था ना, 6 मतलब अदर देन वाइस रॉय एंड कमांडर इन चीफ 6 हो गया था ना। 1874 में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जुट चुका था उसमें 1874 में। अब क्या हुआ? (1892) इंडियन काउंसिल एक्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई। कितना हो गया? 16। लेकिन इन 16 में मेजोरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मेजोरिटी में नहीं थे। 16 में से 6 तुम्हारे ऑफिशियल मेंबर्स, 5 नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और 5 तुम्हारे लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस के, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, ये हुआ।
मेजोरिटी किसकी है? 6 ऑफिशियल, 6 ऑफिशियल, 16 में से 6 ऑफिशियल मेजोरिटी, ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी थी। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी नहीं थी, ये 5 थे। और 5 लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो वो कौन कौन थे? ये 5 नहीं, ये 4 थे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस के। कौन कौन? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। किसके? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये 4 लोग। और एक एक्स्ट्रा कौन थे? एक थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ बंगाल। ये नॉमिनेटेड थे। टोटल कितने हो गए? 6 + 5 11, 11 + 4 15 + 1 16। ऑफिस सब मेजोरिटी किनकी थी? ऑफिशियल मेजोरिटी, जो कि नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर से ज्यादा थे। ये सब नॉमिनेटेड थे, ये नॉन ऑफिशियल था। 5 इज लेस देन 6। अब क्या हुआ? ये तो तुम्हें, और एक्सिक्यूटिव काउंसिल वही है, कमांडर इन चीफ प्लस वाइस रॉय प्लस 6 एक्सिक्यूटिव मेंबर्स जो हैं, एक्सिक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हैं। तो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी की हो गई? लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी की होगी? देखो यहां 8 तुम्हारे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 16 कितना हो गया? 24। एक्सटेंड कर रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्सटेंड कर रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सटेंड हो रहा है। आप देख रहे हैं, हो रहा है ना? अब इसके अलावा और क्या क्या नई चीज की गई 1892 में? ठीक है, 1892 में आप क्वेश्चंस लेजिस्लेटिव, अब जो ये गए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से जो गए रिप्रेजेंटेटिव, वहां से जो गए वहां पर, वो अपनी बात रख सकते थे, अपनी ग्रीवेंस रख सकते थे, अपनी जो दिक्कतें थी वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। कहां पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वो क्वेश्चंस कर सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन किया, जवाब मिला, वापस से क्वेश्चन नहीं कर सकते। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। क्वेश्चन करो लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं आप। ये 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट में था। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बट यू कैन क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, यू कैन डिस्कस बजट बट कांट वोट ऑन बजट। बजट पर डिस्कस कर सकते हैं आप, लेकिन बजट को वोट नहीं कर सकते। नो वोटिंग ऑन बजट, नो वोटिंग, नो रिजोल्यूशन ऑन बजट। ये 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट है। ठीक है, ये बात आई समझ में? अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन एक्सटेंड कर सकता है? किसके पास पावर है? तो वाइसरॉय के पास पावर है। वाइसरॉय ने ही एक्सटेंड करा। कहां से कहां तक?
पहले 1861 में 12 किया था, 12 था, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया 16। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूं, ठीक है। उससे पहले कितना था 1853 में 6। इवन यू कैन से इन 1858 आल्सो 6 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स थे। फिर 6 से 12 किया गया, 12 से 16 कर दिया गया। 1892 तक समझ में आया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा 1909 एक्ट, इंडियन काउंसिल 1909 एक्ट। अब क्या हुआ 1909 एक्ट में से पहले क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन। एटीन 1857 में अंग्रेजों ने एक चीज जान ली थी कि इंडिया बहुत मजबूत रहता है जब इसमें यूनिटी होती है, जब सभी लोग एक रहते हैं। अगर सभी लोग एक हो गए तो फिर इंडिया को हराना मुश्किल है, नामुमकिन कह लो। तो क्या करें हम जिससे कि इंडिया कमजोर हो, इसकी एकता को तोड़ो। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहली बार जो कि ये चीज आप देखेंगे कि बंगाल को पार्टीशन करने का मतलब क्या था। बंगाल पार्टीशन का मतलब करने का यही था कि यूनिटी को तोड़ो, यूनिटी को तोड़ो। यही चीज अब ये इन्होंने क्या किया, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में इन्होंने यही चीज करा। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दी मुसलमानों को। मुस्लिम्स को क्या मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये जो चीज है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये एक ऐसी बीमारी थी जो अंग्रेजों ने दे दिया 1909 में। और इस बीमारी को ठीक करते करते कैबिनेट मिशन प्लान के समय, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कैबिनेट मिशन प्लान में इस बीमारी के कारण देश विभाजन हो गया। कैबिनेट मिशन प्लान में अंग्रेजों ने इतनी कोशिश करी कि ये देश ना टूटे 1946 में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स के वजह से, ये जो सिस्टम था इसने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को अलग कर दिया था इंडिया में। तो रहते थे तो यहां हमारे पास, लेकिन उनका सब चीज अलग हो चुका था। सिर्फ एक गलती ने देश को बांट दिया, वो था 1909 का सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अंग्रेजों ने क्या क्या सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दे दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, लीडर्स भी, मान लो एक कंस्टिट्यूएंसी है, उस कंस्टिट्यूएंसी पे मुस्लिम लीडर ही खड़ा होगा और इसको वोट को देने वाले कौन होंगे, मुस्लिम ही होंगे। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब, सिंपल मतलब मुस्लिम लीडर, मुस्लिम वोट देने वाला, ये हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये जो पहला हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसको दिया गया, मुस्लिम्स को दे दिया गया। दूसरा, कि बजट को अब आप वोट कर सकते हैं, वोट ऑन मूव रिजोल्यूशन। तीसरा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कि इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरशिप को बढ़ा दिया 16 से 60। 16 से 16 कब था, 1892 में, इसको इंक्रीज कितना कर दिया गया, 60।
जिसमें से कि 27 इलेक्टेड थे। सत्ताईस इनमें से इलेक्टेड थे। अब 27 कौन कौन थे? 13 जनरल के, 6 मुस्लिम्स के जो कि सेपरेट इलेक्टेड थे, इनका रिजर्व था, 6 लैंड होल्डर्स के थे, 6 लैंड होल्डर्स के थे और 2 कॉमर्स के थे। तेरह, 6 19, 6 25, 2 27, 27 इलेक्टेड टोटल। 27 टोटल इलेक्टेड हो गए, किन में से? 60 में से। बाद बाकी नॉमिनेटेड, 27 60 माइनस 27, 33 नॉमिनेटेड थे, ये इलेक्टेड नहीं थे। 27 में से 13 जनरल के थे, जिसमें असम, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस एंड सेंट्रल प्रोविंस के, 6 मुस्लिम्स के, इनके सेपरेट इलेक्टेड दिए गए थे, 6 लैंड होल्डर्स के और 2 कॉमर्स ऑफ बंगाल एंड बॉम्बे। अब ये 1909 एक्ट था, 1909 एक्ट, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेपरेट इलेक्टेड्स। दूसरा, बजट पे वोट कर सकते हैं, मूव रिजोल्यूशन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। चौथा, 16 से 60 एक्सटेंड कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जिसमें कि 27 इलेक्टेड थे, 13 जनरल, 6 मुस्लिम, लैंड होल्डर्स सोसाइटी और 2 कॉमर्स ऑफ बंगाल एंड बॉम्बे। यह है 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। अब अपन आते हैं 1919 में, ये 1909 था। अब 1919 एक्ट में 1919 से पहले 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा मेन मकसद है इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट करना, इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को क्रिएट करना। ये किसने कहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था 1917 में, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि 1919 एक्ट में ऐसा क्या किया उन्होंने कि जिससे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट होता है इंडिया में। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में दूसरा पेन कहां गया? अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इसमें क्या होता है? तो 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि हम चाहते हैं कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब खुद की सरकार हो। ये किसने कहा? 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद कहा। अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में ऐसा क्या क्या था जिससे ये लगता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना इच्छुक है या फिर वो कितना रेडी है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में बने। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात, इन्होंने डायरेक्टी लाई। डायरेक्टी मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स कहां? प्रोविंसेस में। अभी स्टूडेंट लोग को लगता है कि सेंटर में भी नहीं, सेंट्रल में डायरेक्टी नहीं थी। डायरेक्टी किस कहां पे थी? प्रोविंसेस में। 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंट्रल में डायरेक्टी आता है। नाइनटीन 19 में डायरेक्टी कहां होती है? डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट कहां होता है? प्रोविंसेस पे, प्रोविंशियल लेवल पर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में।
जहां पे मेजोरिटी कहां किसकी होती है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की प्रोविंसेस में। तो ये डिवीजन होता है। डिवीजन सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, पहला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या होता है कि गवर्नर जो होते हैं उस प्रोविंस के, वो कैसे काम करेंगे, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ, एड एंड एडवाइस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के सलाह से काम करेंगे गवर्नर, किन सब्जेक्ट्स पर, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर। उसके जस्ट अपोजिट रिजर्व सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर प्लस प्रोविंशियल एक्सिक्यूटिव काउंसिल, जो प्रोविंस का एक्सिक्यूटिव काउंसिल है, उनसे राय मशवरा लेके काम करेंगे, किन पे, रिजर्व सब्जेक्ट्स पे। रिजर्व सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे गवर्नर और प्रोविंशियल एक्सिक्यूटिव काउंसिल, जो प्रोविंस का एक्सिक्यूटिव काउंसिल है, उनके मेंबर्स जो हैं वो रिजर्व सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, पे काम करेंगे। लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे गवर्नर प्लस मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर्स किसके, विधान परिषद। विधान परिषद जो भी होगा उस प्रोविंस का, उसके मेंबर्स के साथ गवर्नर मिलके काम करेंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट पर। आगे बात समझ में। ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट क्या, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट किस लेवल पे हुआ है, प्रोविंसेस के लेवल पे हुआ है, प्रोविंशियल लेवल पे हुआ है ये डिवीजन, सेंट्रल लेवल पे नहीं हुआ है। आगे बात समझ में। अब ये तो पहला हुआ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का। सेकेंड इन्होंने क्या कहा कि तुम अपना लॉस बना सकते हो, फ्रेम लॉस। कि तुम अपने लॉस बना सकते हो अपने टेरिटरी में, अपने प्रोविंशियल टेरिटरी में, मतलब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास के भी जो भी गवर्नर्स हैं, वहां के जो भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो अपना कानून बना सकते हैं जो कि कहां पे लागू हुआ, उनके ही टेरिटरी में, उनके ही मद्रास और बॉम्बे में, सेंट्रल में नहीं। जैसे मद्रास का लॉ बॉम्बे में काम नहीं करेगा अगर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से बनाई हुई है। ये 1919 एक्ट में फ्रेमिंग लॉ का पावर दे दिया गया गवर्नर्स को। लेकिन यूनिटरी होगी, मतलब जो सेंट्रल का जो लॉ होगा वो प्रोविंसेस पे काम आएगा। अगर दोनों कोलाइड होंगे तो वापस से सेंट्रल का लॉ ओवर रूल कर देगा किसको, प्रोविंशियल लॉज को। ये बिल्कुल यूनिटरी तो थी, ठीक है, लेकिन हम फेडरलिज्म बढ़ा रहे हैं। इन द सेंस हम लोग फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के पावर्स बढ़ा रहे हैं, उनको ऑटोनोमस कर रहे हैं, है ना, उनको हम लोग ऑटोनोमस कर रहे हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 1858 के बाद डायरेक्ट डिसेंट्रलाइजेशन जो शुरू हो रहा है वो डायरेक्ट भारत की आजादी 1947 को खत्म होगी। सेंट्रलाइजेशन से देश कमजोर होता है, इससे साफ मालूम चलता है, और डिसेंट्रलाइजेशन से देश मजबूत होता है। लोग अपनी आवाज रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी मांग को रखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में। अब आओ थर्ड पॉइंट कि अपने बजट्स, प्रोविंशियल बजट्स आप ला सकते हैं, मतलब कि इकोनॉमिकली भी पावर दी गई प्रोविंसेस को। बजट्स, प्रोविंशियल बजट आप ला सकते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1919 एक्ट में। ये चीज हुआ। डायरकी, बजट, ये दिया गया। चौथा फ्रैंचाइज। फ्रैंचाइज मतलब राइट टू वोट। राइट टू वोट किसको दिया गया, पीपल को। किस बेसिस पे, प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन,
ये 3 चीजों के बेसिस पे आप वोट दे सकते हैं। एक लिमिट दायरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट करेगी, उस पर आप खरे उतरे तो आप वोट दे सकते हैं, फ्रेंचाइज की पावर होगी आपके पास। ये चीज हुआ। ये था 1919 एक्ट। अब क्या होता है कि इसमें एक आखिरी प्रोविजन आता है कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन या कमेटी कह लो, स्टैचुरी कमीशन बैठेगी। स्टैचुरी कमीशन वो होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा कमेटी बनी हो या कमीशन बनी हो, उसको जो पार्लियामेंट के द्वारा कमीशन बनेगी उसको हम लोग स्टैचुरी कमीशन कहते हैं। और जो कमेटी बनती है उसको पार्लियामेंट्री कमेटी या स्टैचुरी कमेटी भी कह सकते हो। जो पार्लियामेंट के द्वारा बनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को बॉडी ही कहते हैं, वो अस्थायी होता है। स्टैचुरी कमेटी या स्टैचुरी कमीशन का काम हो गया, का काम खत्म हो गया, तो वो कमीशन भी खत्म हो जाती है। ये डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैचुरी में, ठीक है। अब क्या हुआ, पार्लियामेंट एक स्टैचुरी कमीशन बनाएगी जो कि रिव्यू करेगी किसको, इस 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट को, कि ये कितना काम कर रहा है। क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना काम कर रहा है ये अंग्रेज देखना चाहते थे, ये ब्रिटिश देखना चाहते थे कि ये कितना काम कर रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ठीक है। ये कोई भी देखता है, कोई भी देखेगा कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, ठीक है। इसलिए ये चीज स्टैचुरी कमीशन बनाई गई, जो कि 10 साल बाद कायदे से 1929 में आता, क्योंकि ये 1919 में ये काउंसिल एक्ट था, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गया 1927 में स्टैचुरी कमीशन। स्टैचुरी कमीशन मतलब इसके चेयरमैन कौन थे, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, और उनके चेयरमैन का नाम क्या था, साइमन, इसलिए इस कमीशन का नाम क्या था, वह साइमन कमीशन। तो 1927 में ये भारत आते, ये देखते और ये अपने रिकमेंडेशन देते। रिकमेंडेशन में ये कहते हैं कि डायरेक्टरी खत्म होना चाहिए प्रोविंसेस में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और बढ़ाओ। इनके रिकमेंडेशन बहुत सही भी थे बहुत हद तक। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ, कहां, प्रोविंसेस में। डायरेक्टरी खत्म हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, ठीक है। और ये दो हो गया। तो इनके रिकमेंडेशन को ही इन्होंने क्या कहा कि डायरेक्टरी एट प्रोविंसेस को खत्म करो, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहां लाओ, प्रोविंसेस में। ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाओ प्रोविंसेस में। ये इनके रिकमेंडेशंस थे साइमन कमीशन के। अब इनके ही रिकमेंडेशन पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन के उस वक्त, उनकी अध्यक्षता में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। किनके रिकमेंडेशन पे, साइमन कमीशन के ही रिकमेंडेशन। इनके रिकमेंडेशन को इंडिया में लागू करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक चीज करते हैं मैकडोनाल्ड। अच्छा, 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स किन किन को और दी गई, 1919 काउंसिल एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स पहले मुस्लिम्स को भी थी, अब सिख को हो गया, सिख को भी मिला, एंग्लो इंडियंस को भी मिला, यूरोपियंस को भी मिला, प्लस इंडियन क्रिश्चियंस को भी मिला। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और बढ़ाने की बात करी। किसने, अंग्रेजों ने।
मतलब बढ़ाया इन्होंने, एक्चुअली में बढ़ाया 1919 एक्ट में। क्योंकि इससे क्या होता है कि कौन कमजोर होगा, हमारा देश का यूनिटी, हमारे देश की यूनिटी, हमारे देश का एकता कमजोर होगा। देश का एकता ऐसी कमजोर हुआ, कौन मजबूत हो गया? ब्रिटिश, अंग्रेज, अंग्रेज मजबूत हो गया। ये इन्होंने कहां से लिया था, कहां से देखा था? 1857 रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से इन्होंने ये सीख ली थी। सेम चीज साइमन कमीशन भी कहता है, सेम चीज साइमन कमीशन भी कहता है थर्ड में, कि सेपरेट कलेक्टरेट्स को और बढ़ाओ, सेपरेट कलेक्टरेट्स को और बढ़ाओ। कौन कहता है? साइमन कमीशन। और इनकी ही, ये साइमन कमीशन ने ही ये प्रोविजन दिया था, ये एक आइडिया दिया था किसको आइडिया दिया? राम से मैकडोनाल्ड को, कि सर आप सेपरेट रेगुलेटर्स किसको दो? डिप्रेस क्लासेस को। तो राम से मैकडोनाल्ड ने 1932 में डिप्रेस क्लासेस को भी, जो शेड्यूल कास्ट हैं आज के, उनको क्या दे दी? सेपरेट रेगुलेटर्स। हिंदुओं को तोड़ दिया। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। गांधी जी कहां थे? यरवदा जेल में। गांधी जी समझ गए अंग्रेजों की चाल को। पुणे में थे ये गांधी जी। गांधी जी अनशन पे चले गए, फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन। इसे डिप्रेस क्लास के जो लीडर थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका विरोध होने लग गया। और लास्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी एक पैक्ट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पूना पैक्ट, जिससे कि रिजर्व सीट्स मिली किन्हें? डिप्रेस क्लास को, और वापस से हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहा, हिंदू वापस से एक हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये गांधी जी का ये जो पूना पैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम आज के व्यू में देखें। क्योंकि अगर हिंदू टूट जाता तो देश को फिर कोई रोक नहीं पाता, देश टूट ही जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। ये गांधी जी उस समय समझ गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे मुसलमान, अब मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या हो रहा था। अब मान लो कोई एक कंस्टिट्यूएंसी है जहां पे मुस्लिम ही लीडर है और मुस्लिम ही उसको वोट दे सकता है, तो उस कंस्टिट्यूएंसी में अगर मान लो कोई सिख है, कोई हिंदू है, तो उसकी तो बात कोई रखने से रहा। अब इस रीजन में हिंदू है या नहीं है, या सिख है या नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का एक ड्रॉबैक है। ये देश के अंदर ही बहुत सारे देश को क्रिएट करता है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो आखिर में हम लोगों ने देखा भी 1947 में पार्टीशन हुआ, जो कि मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो मैक्स से राम से मैकडोनाल्ड का प्लान और साइमन कमीशन का प्लान, सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसको देने का? डिप्रेस क्लास को देने का प्लान खत्म, फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, और 1919 में एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि 1919 में क्या आता है? बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोअर हाउस हमारा लोकसभा आया, और अपर हाउस क्या आया? हाउस ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। ये कब आया? 1919 काउंसिल एक्ट। उसके बाद साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को रीड करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बने, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद राम से मैकडोनाल्ड ने सेपरेट इलेक्टेड डिप्रेस क्लास को देने की कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गया ड्यू टू गांधी जी एंड अंबेडकर साहब। अब इस वजह से क्या हुआ? अब इन सब ये सब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या बनाया गया?
गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में सबसे पहली चीज क्या करी गई, डायरेक्टरी खत्म कर दिया गया। कहां पे? प्रोविंसेस में। पहला चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पहला चीज क्या किया गया, डायरेक्टरी खत्म। डायरेक्टरी खत्म कहां पे? प्रोविंसेस में। डायरेक्टरी कहां पे लागू किया गया? सेंटर में। डायरेक्टरी सेंटर में मतलब डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स। फेडरल लिस्ट जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं, सेकंड स्टेट लिस्ट जिसको उस समय प्रोविंशियल लिस्ट कहते थे, थर्ड कंकरेंट लिस्ट जो कि दोनों के पास होगा। मतलब कि पहला फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट में कितने? 59 सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट में मतलब प्रोविंस लिस्ट में 54 आइटम्स, ठीक है। 59 सब्जेक्ट्स, 54 सब्जेक्ट्स, और कंकरेंट लिस्ट में 36। 59, 54, 36 आइटम्स। आइटम्स कह लो या सब्जेक्ट कह लो, बात एक। अब डायरेक्टली कहां गई? सेंटर पे। डायरेक्टली खत्म कहां हो गया? प्रोविंसेस में। अब प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जो होगी, साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लॉ प्रोविंसेस में। तो इन्होंने क्या कहा कि अब आप अपनी बजट, प्रोविंशियल बजट को ला सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और रूल्स और रेगुलेशंस तो आप बना ही रहे हो, रूल्स और रेगुलेशंस भी बना सकते हैं। ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, बिल्कुल सेम जैसे अभी हो रहा है वैसा ही, ठीक है। चौथा राइट टू वोट, 10% को एक्सटेंड किया गया। पहले कम थे, 5% होंगे पहले, अब 10% लोगों को राइट टू वोट मिला। अब इनका बेसिस कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, टैक्स हो सकता है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट। और 1909 में अब आते हैं वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट पे आऊंगा। तो अभी आप देखो कि कैसे वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल कैसे एक्सटेंड हुआ 1909 से, क्योंकि 1892 तक तो मैंने बता दिया कितने थे, 24 थे लेजिस्लेटिव असेंबली, 8 + 16 24। अब देखो कैसे एक्सिक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल कैसे एक्सटेंड होती है। 1909 में 60 ऐसे हो गए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, और प्लस वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल कितनी की थी? 8 पहले, 8 का 8। और पहली बार किसी इंडियन को 1909 में एक जगह दी जाती है वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल में। उनका नाम क्या होता है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम होता है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इन्हें क्या बनाया जाता है? लॉ मेंबर बनाया जाता है 1909 में पहली बार। मतलब इसमें 8 में से एक तो वाइसरॉय होएगा हमारा, प्लस कमांडर इन चीफ होंगे, प्लस 6 जो मेंबर्स हैं एक्सिक्यूटिव काउंसिल के, उनमें से एक पोजीशन किनका होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का, जो कि लॉ मेंबर होंगे। आगे बात समझ में? ये 1909 का एक्सिक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। अब ये 1919 में, अब ये डायरेक्ट कैसे इंक्रीज होगा देखो, डायरेक्ट अब 1940 में, 1935 तक मैंने गवर्नमेंट एक्ट पढ़ा दिया। अब और 1940 में जब अगस्त ऑफर आता है, तो उस समय के वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव क्या कहते हैं कि मैं आपका वाइसरॉय क्या कहते हैं कि वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल को हमें एक्सटेंड करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा। और 1919 में सुनो, 1919 में 1919 एक्ट में ये कहा गया कि 6 जो एक्सिक्यूटिव काउंसिल है, मतलब 2 + 6, ये एक्सिक्यूटिव काउंसिल जो है, वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल जो है, 6 में से 3 को इंडियंस रखना होगा। 3 को इंडियंस रखना होगा। ये कब आया था? ये 1919 काउंसिल एक्ट में ये चीज बनाया गया लॉ कि 6 में से हम 3 इंडियंस रखेंगे। मतलब देख लो
कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, मतलब कि पावर दी जा रही है इंडियंस को। भले ही वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, लेकिन अब उनकी बातों को सुनने की, उनके साथ डील करने की, ये सब चीज करने के लिए रेडी हो गए थे कौन? ब्रिटिशर्स। 3 इंडियंस, 6 में से 3 इंडियंस कौन होंगे? 6 में से 3 सिक्योरिटी काउंसिल में से 3 कौन होंगे? इंडियंस होंगे, भारतीय होंगे, जो कि भारत की बातें रखेंगे। आगे बात समझो। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि 6 में से 3 तो इंडियंस है। ये 1919 काउंसिल एक्ट में इस चीज को फिक्स किया गया। अब आओ 1940 में, 1940 में वाइसरॉय क्या कहते हैं कि हम सिक्योरिटी काउंसिल को जो 6 है, 2+6 जो 6 अलग है वाइसरॉय कमांडर इन चीफ से, इसको हम लोग एक्सटेंड करें, इसको हम कितना करेंगे? 2 और, मतलब इसको 8 कर देंगे, 2 और ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? 8। ये टोटल कितना बन जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल? वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल 10 का मेंबरशिप हम रखेंगे। 2 हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग इंडियन रिप्रेजेंट और इंडियंस को ले सके, किसमें? वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, लेकिन अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था, हिंदू महासभा ने भी किया था। तो अगस्त ऑफर को सबने रिजेक्ट कर दिया, तो उस समय तो नहीं हो पाया। लेकिन 1942 में ये वापस से 12 सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू ने पार्ट ले लिया था। इस वजह से सिक्योरिटी काउंसिल कितना इंक्रीज हो गया? 12। वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल कितना हो गया इंक्रीज? वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल कितना इंक्रीज हो गया? 10 ना, पहले कितना? 8 था, 2 और ऐड कर दिया गया, कितना हो गया? 10। अब 10 से 1942 में जब तेज बहादुर सप्रू ने सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन करने की बात करी, तो 10 कितना इंक्रीज हो गया? 10+2 और ये 12 हो गए। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल कितने हो गए? 12 1942 में। 1940 में ये 10 था वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल। और 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल कितने की थी? 15। और लास्ट में जब इंटरिम गवर्नमेंट को जब बुलाया गया, कैबिनेट मिशन प्लान के फेल होने के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट बनता है 1946 इलेक्शंस के बाद, तो कितनी की होती है वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल? जो कंस्टिट्यूएंट इंटरिम गवर्नमेंट जो बनता है वो टोटल होता है 14, मतलब 14+2 16 का। मैं अच्छे से बताता हूँ इस चीज को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो हो गया पूरा। अब देखो वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल अच्छे से बताता हूँ। देखो 1909 में वाइसरॉय सिक्योरिटी काउंसिल कितने का है? 2+6, जिसमें कि एक इंडियन आ जाते हैं। अब आओ 1919 में, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल ये और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे अभी कितना है? 60 हो चुका है 1909 में। ठीक है, 1919 में 2+6 ही है, लेकिन इसमें से 3 इंडियन होंगे। ठीक है, अब और 1940 में 1940 में ये 2+8 हो जाएगा, 2 इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, इसमें 6 से 8 हो गए। अब और 1942 में
ये 2+10 हो जाएगा, 12 हो गया टोटल एसक्यूटिव काउंसिल 1942 में। अब 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और इंक्रीज कर देते हैं, और ये कितना बन जाता है 2+13। और जब इंटरिम गवर्नमेंट बनता है कब, 2 सितंबर 1946 को, तो ये कितना बन जाता है 2+14, 14 पोर्टफोलियो बनता है इंटरिम गवर्नमेंट में, 14 पोर्टफोलियो बनता है, 14 मिनिस्टर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स होते हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है हमारी, लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान को बनाया जाता है, तो वो क्या है 14 है। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब क्या, वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसका मतलब क्या हुआ, वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब भाई बात समझिए बिल्कुल, यहाँ पे 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का टोटल मेंबरशिप कितना था, 8 था, 1919 में कितना था, 8 ही रहा, 1940 में अचानक से 10 हो गया, 2 इंक्रीज हुआ, 1940 में फिर से 2 इंक्रीज हो गया, ये 12 हो गया, और 1946 में ये 15 हुआ, 3 इंक्रीज हुआ। जून पकड़ लो मिड 1946 जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो उसमें कितना था एग्जीक्यूटिव काउंसिल 15, और जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई तो ये कितना था टोटल मेंबरशिप इसका 16, वाइसरॉय और कमांडरशिप को हटा दोगे तो 14, और 14 ही पोर्टफोलियो थी, 14 ही मिनिस्टर्स बने थे इंटरिम गवर्नमेंट के, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आओ आखिरी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ क्या एक्चुअली में क्यों इंडिपेंडेंस, मतलब पार्टीशन क्यों हुआ, और कैसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पॉलिटी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बिल्कुल, कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कैसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरिम गवर्नमेंट में कन्वर्ट होता है, वो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कैबिनेट मिशन यहाँ कब आता है, मिड जून में, मिड जून 1946। तो कैबिनेट मिशन क्या करता है, 3 क्लास बनाता है, 3 कैटेगरी बनाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी एरियाज, ग्रुप बी में वेस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, और ग्रुप सी में ईस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। ये कैबिनेट मिशन प्लान को देखते ही जिन्ना बहुत खुश हो जाता है, जिन्ना, क्योंकि जिन्ना देख रहा था कि ग्रुप बी और ग्रुप सी मिला के जितना पाकिस्तान उसका है अभी प्रेजेंटली, उसका दुगना उसे मिल रहा था कैबिनेट मिशन प्लान, तो वो खुश हो गया। तो जिन्ना ये कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं इस कैबिनेट मिशन प्लान को, ठीक है, क्योंकि वो उसे जिन्ना को क्या लग रहा था कि ये ग्रुपिंग कंपलसरी है, ये ऐसा करना ही पड़ेगा, कैबिनेट मिशन प्लान तुम एक्सेप्ट करते हो। कांग्रेस ये देखती है कि अगर कैबिनेट मिशन प्लान वो अपना लेती है, तो 1946 जनवरी में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, किसके, खान अब्दुल गफर खान के अध्यक्षता में वहां कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कहा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, और असम में भी कौन थी, कांग्रेस पार्टी थी। अब ग्रुप सी में क्या था कि ग्रुप सी में बंगाल, पूरा टोटल बंगाल और असम था। अगर ये दोनों पूरा बंगाल, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दोनों चला जाता है जिन्ना के पास, तो वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी एरिया, बंगाल में भी वेस्ट बंगाल में तो कम से कम हिंदू मेजोरिटी एरियाज है, असम में भी हिंदू बहुत थे, तो ये कहां जाते,
तो कांग्रेस ने ये कहा कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, इवन ग्रुप सी के स्टेट्स ग्रुप ए में भी जा सकते हैं। ये कैबिनेट मिशन प्लान था, वो मूवेबल था। जिन्ना ने कहा कि नहीं, ग्रुपिंग कंपलसरी है और ये तुम्हें मानना होगा। कांग्रेस वालों को बोला कि ये तुम्हें मानना होगा। लेकिन जब अंग्रेजों से पूछा गया, क्योंकि अंग्रेज ने ही लाए थे कैबिनेट मिशन प्लान, अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस सही कह रहा है, ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है। क्योंकि ग्रुपिंग होगी तो जो बंगाल का वेस्ट बंगाल भी तो चला जाएगा पाकिस्तान में, और असम भी तो चला जाएगा जहाँ के हिंदू शहरी हैं, हिंदू मेजोरिटी है। इस वजह से अंग्रेजों ने यह कहा कि कैबिनेट मिशन प्लान में ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है। ये मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान का शुरू से ही ये एम था कि हमारा भारत विभाजित ना हो। अंग्रेज 1946 कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए लाए थे ताकि अनडिवाइडेड इंडिया रहे, भारत एक अखंड भारत रहे। लेकिन क्यों रहे अखंड भारत? ताकि कॉमनवेल्थ नेशन में अगर इंडिया पार्टनर है, बड़ा स्टेक है इंडिया, बहुत ही बड़ा एसेट होगा इंडिया, जो कि ब्रिटिशर्स का फ्रेंड है। जो कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर अगर बनता है इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश के लिए। इसलिए वो चाहते थे कि इस पावर को तोड़े ना, क्योंकि टूट जाएंगे तो पावर खत्म हो जाएगी। और यही चीज हुआ। वो माने नहीं मुस्लिम लीग ने कहा कि कैबिनेट मिशन प्लान को, फिर ये 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया। और बाद में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस एक्सेप्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान। अब क्या होता है कि वेबल जो थे उस समय, जो वेबल थे, वो कांग्रेस को बुलाते हैं। इनविटेशन दोनों को होती है, क्योंकि 1946 इलेक्शंस में मुस्लिम लीग भी 429 सीट्स जीतती है 492 में से, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स था उनके पास, मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो 429 सीट्स थी उनके पास। तो उनको बुलाना उनका एक बहुत ही बड़ा, कह लो बहुत ही बड़ा कंट्री, मतलब कि उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे ब्रिटिशर्स, मुस्लिम लीग को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस को इनविटेशन दिया और मुस्लिम लीग को इनविटेशन दिया वेबल ने कि आओ इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करो। तो उसमें वेबल को ये लगा कि अगर मुस्लिम लीग ने ये ज्वाइन करा है, क्या नाम है तुम्हारा, कैबिनेट मिशन प्लान को अगर उन्होंने ज्वाइन किया है, नहीं तो मुस्लिम लीग को भी इनविटेशन दिया उन्होंने, किसने? वेबल ने, और कांग्रेस को भी दिया। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी और मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान आए, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट में कह रहा था 14 मेंबर्स का, 2 + 14 16, जो लास्ट में कह रहा था मैं, तो 14 मेंबर्स का इंटरिम गवर्नमेंट बना। उसमें लियाकत अली खान को, ये डिफेंस की मांग करते थे लेकिन इनको फाइनेंस दिया गया, क्योंकि एक्चुअली में कोई काम करने नहीं आए थे, ये रुकावट पैदा करने आए थे लियाकत अली खान। ठीक है। अब क्या होता है कि इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी बन गई। कब बना कंस्टिट्यूएंट असेंबली? 9 दिसंबर 1946। कंस्टिट्यूएंट बनने लग गया, हमारा काम होने लग गया। अब क्या हुआ कि पार्टीशन क्यों हुआ? पार्टीशन क्या हुआ? अभी तक तो सब चीज सही था, लेकिन एक चीज जो जिन्ना ने कर दी, एक गलती जो जिन्ना ने करी, वो उन्होंने क्या कर दिया कि जैसे ही 29 जुलाई 1946 को उन्होंने कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किया, वो एक न्यूज़पेपर है स्टार ऑफ द नेशन, ये मुस्लिम लीग की न्यूज़पेपर थी। इस न्यूज़पेपर से ये सभी मुस्लिम्स को भड़काते थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए और किसी भी सूरत में चाहिए।
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम्स कलकत्ता में द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से बहुत सारे हिंदुओं को, लगभग 6000 हिंदुओं को, मतलब 6000 नॉन मुस्लिम्स को, 6000 हिंदुओं को मार दिया गया। बहुत बड़ा मैसेकर था ये। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें कि क्या हुआ था, एक कोई टी फैक्ट्री थी, उसमें उड़िया वर्कर्स काम करते थे। कौन करते थे? उड़ीसा के वर्कर्स काम करते थे, लगभग 300। तो ये वहां पे मुस्लिम्स जो दंगाई थे वो वहां जाते हैं मुस्लिम्स लोग, और उन 300 वर्कर्स को पकड़ के काट देते हैं। ये होता है 1946 में, 16 अगस्त 1946 में। फिर 5 दिन के बाद कंट्रोल में आता है सब कुछ, कंट्रोल किया जाता है सब कुछ। तो ये चीज कांग्रेस जानती थी कि अगर हमने मुस्लिम लीग की डिमांड को नहीं माना, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 9 दिसंबर 1946 को बन गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अपना काम कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, फ्रेम हो रहा था, लेकिन मुस्लिम्स अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इंतरिम गवर्नमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था 1946 में, लियाकत अली खान ने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब क्या होता है कि अब कांग्रेस, अब अंग्रेज ये देश को छोड़ के जाना चाहते थे, हैंड ओवर करना चाहते थे पावर, तो उन्होंने उस समय लॉर्ड वेवल को रिप्लेस किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान दिया, इसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, और यही प्लान जाके क्या बना? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस लॉर्ड माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस, जो कि कभी विभाजन नहीं चाहती थी, उन्होंने एक्सेप्ट करा, क्योंकि वो फिर से कोई किलिंग्स नहीं चाहते थे, फिर से कोई दंगा नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत लोग मर चुके थे। कांग्रेस वापस ये चीज नहीं चाहती। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने लॉर्ड माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करते ही ये डिसाइड हुआ, ये प्लान को ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में तुरंत पेश किया गया, और हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। और दो अनडिवाइडेड इंडिया के दो डोमिनेंस निकले, पाकिस्तान और इंडिया। एक बाउंड्री कमेटी बनी, जिसको हम लोग रेड क्लिफ कमेटी भी कहते हैं, जिन्होंने देश का विभाजन करा। ठीक है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू हमें ये अधिकार मिला कि हम आजाद हुए। ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो हमारी क्या बन गई? पार्लियामेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्लियामेंट कौन था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमारी पार्लियामेंट कब से कब तक रही? 26 जनवरी 1950 तक ये हमारी पार्लियामेंट रही। हमारे जो भी पॉलिसीज बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती थी, और असेंट कौन देता था? गवर्नर जनरल। वही लॉर्ड माउंटबेटन ही हमारे गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया, बस वो असेंट दे सकते थे। ठीक है। बाद बाकी उनके पास और कोई ब्रिटिशर्स के पास, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो लंदन में थी, उनके पास कोई पावर नहीं बचा। ये था हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करना, वैसे कोई भी डाउट होगा तो मैं वापस से बताऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं।